Fine class. We were on the difference between the tabulation and memoization. Okay? Memoization is better than tabulation in the sense that we store only those results which has been solved. जैसे मेमोराइजेशन में हम लोगों ने फिब की बात की थी, फिब ऑफ 5 प्रीवियस, ये वाली एग्जांपल चल रही थी, ठीक है। इसमें क्या था, फिब ऑफ 6 में क्या था, फिब ऑफ 5 और फिब ऑफ 4 को कॉल किया, because both these needs the solution to their further sub problem, f of 4 and f of 3, then f of 3, f of 2. तो जब तक किसी सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल आता, इट डज नॉट स्टोर एनी इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। इनके रिजल्ट थोड़ा स्टोर कर रहा है, जब किसी चीज का सॉल्यूशन निकलेगा उसी का रिजल्ट स्टोर कर रहा है। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट है, वेयर एज इन टेबुलेशन वी सॉल्व ऑल द रिलेटेड सब प्रॉब्लम्स इवन दीज आर नॉट यूज्ड इन द सॉल्यूशन टू ओरिजिनल प्रॉब्लम। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते रहते हैं, भले ही उनका यूज हमारे ओरिजिनल प्रॉब्लम का पार्ट ना हो। ठीक है, तो मेमोरी ऑक्यूपेशन या मेमोरी रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ टेबुलेशन इज मोर देन इन केस ऑफ मेमोराइजेशन। नेक्स्ट, tabulation method is better than memorization in case that there are recursive calls. जो memorization है उसमें recursive calls है, जो आपने फिब में देखा, जो कि उसको कॉम्प्लेक्स करेगा। फिब 6 के लिए 5 4 कॉल हुए, 3 2 कॉल हुए, 2 1 कॉल हुए, 1 0 कॉल हुए। तो इस केस में क्या, रिकर्सिव कॉल में क्या है, रिकर्सिव, आपको पता है रिकर्सिव प्रोसीजर्स क्या इंप्लीमेंट होते हैं, रिकर्सिव प्रोसीजर्स विद द हेल्प ऑफ स्टैक। स्टैक की एक एप्लीकेशन है रिकर्सिव मेथड्स को कैलकुलेट करना। तो स्टैक ओवरफ्लो में बी देयर इन केस ऑफ मेमोराइजेशन। so in that case we say that tabulation is a better way। ठीक है, क्योंकि उनका काम है आइटरेटिव प्रोसेस पे टू डू द कैलकुलेशंस। फाइन, तो एक आधे पॉइंट पे आप इसका डिफरेंस ये लिख सकते हो। नेक्स्ट, जो एडवांटेज डिसएडवांटेज, इफ यू गो थ्रू द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग, यू विल बी मेड टू नो कि जो हमने किया है वही सारे इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है। विद डायनामिक प्रोग्रामिंग बोथ लोकल एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड। लोकल सॉल्यूशंस भी हमें मिलती हैं और टोटल ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी हम रीच करते हैं, जो कि बेस्ट होगा टोटली। डायनामिक प्रोग्रामिंग रिड्यूसेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम। टाइम तो रिड्यूस कर ही रहा है, इसलिए हम डायनामिक अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। It is suitable for linear and non-linear problems, discrete, continuous and deterministic problems. ठीक है, practical knowledge can be used to gain higher efficiency of dynamic programming. उसको और अच्छे टाइम इंप्रूवमेंट उसके ऊपर और अच्छे तरीके से की जा सकती है। डिसएडवांटेज, ठीक है, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, कैन बी अप्लाइड टू ओनली दोज प्रॉब्लम्स दैट ऑब्जर्व द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी। जो पहले दो सुबह किए हमने, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम एंड ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी। अगर ये दो प्रॉपर्टीज ऑफ ए नहीं हो रही तो डायनामिक प्रोग्रामिंग का फायदा नहीं, क्योंकि रीयूजेबिलिटी नहीं होगी। तो ये इसका डिसएडवांटेज बन गया कि जहां पे रीयूजेबिलिटी नहीं है, इस अप्रोच को लगाने का फायदा ही है हमारा। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, when using dynamic programming the number of partial solutions must be saved for the direct use of result। स्टोरेज इंक्रीज हो चुकी है, अपना टाइम को रिड्यूस करते करते स्टोरेज इंक्रीज होगी। ठीक है, no general formation of dynamic program is available। each problem has to be solved in its own way। हर एक अपना तरीका है, कोई एक फिक्स तरीका नहीं है। हर प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी रिकर्सिव प्रोसीजर कैसे है, कैसे हम उसको रीयूज कर सकते हैं, ओवरलैपिंग्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस व्हाइल यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग। दिस इज बिकॉज डिवाइडिंग प्रॉब्लम्स in sub problem and storing intermediate results consumes memory। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। Is that clear with you people?
यस मैम। नेक्स्ट देखेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके रियल लाइफ में एप्लीकेबल भी बहुत है। लेकिन उससे पहले हमें the main topic is the BFS and DFS, breadth first search and depth first search. Before that we must know कि सर्चिंग कह किसको रही है, इसमें वर्ड यूज हो रहा है। देखो नेक्स्ट टॉपिक जो मेन टॉपिक है जो आपको पूछा जाता है, दैट इज द ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। ग्राफ के ट्रावर्सल टेक्निक्स, आपने ट्री ट्रावर्सल पढ़ी थी, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर। ये ग्राफ के ट्रावर्सल टेक्निक्स है, ठीक है। दैट कैन बी एप्लीकेबल बोथ टू डायरेक्टेड एज वेल एज अनडायरेक्टेड ग्राफ। एक ग्राफ में आपने मूव करना है। ट्रावर्सिंग का मतलब यही होता है टू प्रोसेस ईच एंड एवरी नोड एट मोस्ट वंस, ज्यादा से ज्यादा एक बार ही होता है, बट समटाइम्स देयर इज अ नीड टू मूव इट मोर देन वंस, बट जो बेस्ट सॉल्यूशंस होता है हम कहते हैं एक बार ही उसको मूव करो। एंड सेकेंडली ये सर्चिंग में हेल्पफुल होते हैं। अगर हम हर नोड पे हर पार्ट हर एलिमेंट को असेस कर पाए किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में, तो हमारी सर्च जो है इजी हो जाएगी। तो ये सर्च और ट्रावर्सल दोनों को इंक्लूड करता है। अब ये कहता क्या है वो देखते हैं। ग्राफ ट्रावर्सल या ग्राफ सर्चिंग कहते किसको है? The most fundamental graph problem is to traverse every vertex in a graph in a systematic way. हर vertex को traverse करना is termed as graph traversal और graph searching. Graph searching तो मतलब look out for a specific node हो गया ना, traversal मतलब to traverse every vertex, क्योंकि ग्राफ में vertices होते हैं या nodes कह लो, इनको जो मर्जी कह लो, ठीक है। The basic application of graph traversal algorithm includes, कहाँ पे ये एप्लीकेबल है? अगर ट्रावर्सिंग टेक्निक अप्लाई करनी है ग्राफ में, वो कहाँ पे एप्लीकेबल है? When there is a need to count the number of edges and vertices, तो ट्रावर्सल की हेल्प से ही हम एज और वर्टेक्स काउंट कर सकते हैं ग्राफ के, ठीक है। आइडेंटिफाइंग कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ द ग्राफ, कितने नोड्स कनेक्टेड है कितने अनकनेक्टेड रह गए, ट्रावर्सिंग से पता चल जाएंगे, ठीक है, कनेक्टेड कितने हैं। प्रिंटिंग और वैलिडेटिंग द कंटेंट्स ऑफ ईच एज एंड वर्टेक्स, उस एज के पास या उस वर्टेक्स के पास क्या वैल्यू है उसको प्रिंट करना, जैसे आपने अभी उसमें शॉर्टेस्ट में किया था डिजस्त्रा में, हर नोड के पास अपना शॉर्टेस्ट पाथ की वैल्यू होल्ड करता है। तो इस तरह से हमने ग्राफ की मूवमेंट से उसके नोड की वैल्यू या उसके एज की वैल्यू को हम प्रिंट कर सकते हैं। फाइंडिंग पाथ बिटवीन टू वर्टिसेस, दो वर्टिसेस में कितना पाथ है, या फाइंडिंग साइकिल्स इन द ग्राफ, तब भी ग्राफ ट्रावर्सल की हेल्प से हम ये काम करेंगे। कॉपिंग अ ग्राफ और कन्वर्जन बिटवीन ऑल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन, उनके डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, एक ही ग्राफ को कितने तरीके से बनाया जा सकता है या कुछ भी, ठीक है, एक ग्राफ को कॉपी करते हैं, वो सारी एप्लीकेशंस जो हैं ग्राफ ट्रावर्सल की हेल्प से ही हम उनको फुलफिल कर सकते हैं। For correctness, we must do the traversal in such a systematic way that we do not miss anything and a search takes through every vertex in the graph. Graph traversal का मतलब ये हर vertex को include करो और कुछ miss ना किया जाए, ठीक है। The key idea behind graph traversal is to mark each vertex when we visit it and keep track of all the vertices which are yet to be processed. ग्राफ है उसमें क्या है, बहुत सारे vertices होते हैं, they are connected in one way or the other. अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कवर हो गया कि नहीं, तो उसके लिए हमने क्या किया, इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया। We have defined three states of a vertex or a node. वर्टेक्स इन व्हाइट कलर, अगर तुम्हारे ग्राफ का वर्टेक्स अभी व्हाइट कलर में है, इसको ट्राई कलर जो है एप्लीकेशन भी कहते हैं ऑफ ग्राफ। ट्राई कलर मींस तीन कलर्स की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि ग्राफ के कितने नोड्स हम प्रोसेस कर सकते हैं, असेस्ड एंड प्रोसेस्ड, जो कि ट्रावर्सिंग की डेफिनेशन है। assessing and processing each and every element of the data structure at least once or at most once is termed as traversing. तो अब वो एलिमेंट असेस और प्रोसेस हुआ है कि नहीं, असेस हुआ है प्रोसेस भी हुआ है कि नहीं, तो दैट इज द केस। वर्टेक्स इन व्हाइट कलर अनडिस्कवर्ड स्टेट, मतलब अभी तक वर्टेक्स क्या है, कवर नहीं हुआ, अपनी इनिशियल स्टेट में है। वर्टेक्स इन ग्रे कलर डिस्कवर्ड स्टेट, जिनको हम ढूंढ चुके हैं,
The vertex is encountered but yet not processed. उसके ऊपर काम नहीं किया मैंने, लेकिन उसको मैं ढूंढ चुकी हूँ, मिल चुका मुझे वो ग्राफ में वर्टेक्स, वहां तक पहुंच चुकी हूँ। ठीक है, vertex in black color, process state. The vertex has been processed or visited. Initially सारी की सारी वैल्यूज, जैसे एरे में सारे एलिमेंट्स पड़े, सारे अनडिस्कवर्ड स्टेट में होते हैं। आप i इक्वल टू 1 से स्टार्ट करो, डिस्कवर स्टेट। ठीक है, i इक्वल टू 1 पे जो भी अप्लाई करना है, प्रोसेस अपडेट करना है, उसको प्रिंट करना है, जब प्रिंट कर दिया वो प्रोसेस स्टेट ब्लैक कलर में चला जाएगा। द सेम होल्ड्स फॉर ग्राफ। गॉट इट? 3 स्टेट्स। ठीक है। तो हमेशा जो नोड है वो कैसे जाएगा, अनडिस्कवर्ड से डिस्कवर्ड स्टेट में पहले मूव करेगा, क्योंकि पहले वो एनकाउंटर होगा। जैसे इनिशियल नोड डिजस्त्रा में, जैसे एक स्टार्टिंग नोड से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे अगेन। ठीक है, कोई भी सोर्स नोड अगर आपको गिवन है इट्स ओके, नहीं तो यू विल टेक अ रैंडम नोड। देन यू गो फॉर ऑल द रीचेबल नोड्स फ्रॉम दैट नोड, वो सारे क्या आएंगे, डिस्कवर्ड स्टेट। पहले फर्स्ट अनडिस्कवर्ड वाला डिस्कवर होगा, उसके बाद उससे फर्दर नोड्स डिस्कवर होंगे। फिर जो जो नोड पे हम काम करते जाएंगे वो सारे क्या होते जाएंगे, प्रोसेस्ड स्टेट में आते जाएंगे और लीव आउट करते जाएंगे कि ये काम कर चुका अपना। अब जितने रह गए सिर्फ उनको, यानी कि हर नोड लास्ट में प्रोसेस स्टेट में जाके ही खत्म होगा। इनिशियली नोड्स अनडिस्कवर्ड स्टेट में है कि अभी इनको हमने यहां तक पहुंचे नहीं, जैसे ही पहुंच जाएंगे, एनकाउंटर हो जाएंगे, असेसिबल हो जाएंगे, तो वो डिस्कवर्ड स्टेट में हम उनको उनकी स्टेट चेंज कर देंगे। और डिस्कवर्ड के बाद जब उनके ऊपर प्रॉपर्ली जो काम करना है, अपडेट करना है, उसको प्रिंट करना है, उसकी सर्चिंग चेक करनी है कि वेदर वी आर लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक नोड, जो भी करना है वो करके उसको प्रोसेस नोड में उसकी वैल्यू डाल देंगे कि ये हो चुका, आगे चलो। अगर हमारा काम हो गया तो ठीक है, आगे चलो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, we must maintain a list containing all the vertices that we have discovered but yet not processed. जैसे ये देखो, इस तरीके से होता है, ये सारे वर्टिसेस है, अभी इनिशियली सारे अनडिस्कवर्ड है। हम एक नोड से स्टार्ट करते हैं, जैसे डी से, डी को पहले डिस्कवर किया, डी से कौन सा नोड अप्रोचेबल है, सिर्फ सी, ये देखो, तो सी विल कम टू डिस्कवर स्टेट। अब जैसे डी को हमने देख लिया तो डी प्रोसेस स्टेट में चला गया, अब सी पे पहुंचेंगे, सी अभी डिस्कवर्ड स्टेट में है, सी से हमने फर्दर डिस्कवर्ड देखने कौन से हैं, ए एंड ई, ये देखो। अब जैसे ही सी को हमने प्रोसेस स्टेट में लेके गए तो वील मूव टू ए और ई, एक एक करके पहले ए पे जाएंगे। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, एक एक करके ग्राफ्स को मूव करेंगे। ब्रेथ फर्स्ट सर्च आपको यही टेक्निक दिखाएगा, वो हम कल करेंगे। मैम हाँ जी मैम एक छोटा सा डाउट था मैम। बोलो। मैम जो हम ये सब्जेक्ट हमारा एडीए का है मैम, इसके मैम प्रीवियस में क्वेश्चन पेपर्स होंगे मैम? बच्चे ये सब्जेक्ट पहली बार तो आया है। मैम नहीं मैम, अच्छा पहली बार आया तो मैम और किसी के मैम थ्रू नहीं हो सकता? क्योंकि मैम इसमें बहुत ज्यादा सिलेबस है, इसलिए मैम कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों, मेन टॉपिक्स ही हैं, ज्यादा क्या लगा बच्चे, पहले 3 चैप्टर तो सारे प्रीवियस ही है, डेटा स्ट्रक्चर में आपने किए हुए हैं। आपको मैं बार बार कह रही हूँ, नए में से चांसेस बहुत है, बाकी इसका वेटेज देखो ना, बुक के शुरू में इसका वेटेज नहीं लिखा हुआ, आपको उस हिसाब से पेपर आएगा इसका। ओके मैम। मैम इसका मैम अभी मैम एल्गोरिथम पढ़ते हैं तो फिर मैम थ्योरी पार्ट भी बहुत ज्यादा है, ग्राफ भी बहुत सारे हैं, इसलिए मैम कंफ्यूजन हो रही है। बच्चे ये तो आपको देखो, ये सारे कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल, वो काम है। मुझे खुद नहीं पता उसने कौन सा उठा लेना है। तुमने 4th चैप्टर में ग्रीडी में नैपसैक किया, डिजस्त्रा किया, तुमने ग्रीडी किया, ठीक है, मुझे खुद नहीं पता उसने क्या उठाना है। ऐसे ही मर्ज सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, मुझे खुद नहीं पता उसने क्या ले लेना है। सॉर्टिंग है सारी। यस मैम। इसमें हम मैम कुछ प्रोग्राम भी साथ में लिखने मैम, अगर मैम प्रोग्राम ना भी उन्होंने कहा फिर भी लिखना पड़ेगा? क्या बच्चे, मैम जैसे कि मैम आ गया मैम मर्जिंग सॉर्ट आ गया, हाँ जी
तो मैम उन्होंने सिर्फ 5 नंबर में नर्जिंग सॉर्ट लिखा, फिर हम एल्गोरिथम भी लिखे हैं, उसकी डेफिनेशन भी लिखे हैं, उसका प्रोग्राम भी लिखना पड़ेगा? नहीं नहीं, प्रोग्राम तो लिखना ही नहीं, तुम्हारे पास इतना टाइम ना 10 नंबर के लिए ना 5 नंबर के लिए, प्रोग्राम तो लिखना ही नहीं। वो सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट है तुम्हारा, प्रैक्टिकल फाइल्स में लिखना बस, और उसका कोई रोल नहीं है वहां पे। मैम ओनली डेफिनेशन और एल्गोरिथम बस? वो भी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर आपको क्वेश्चन में स्पेशली उसने लिखा है राइट एन एल्गोरिदम टू एक्सप्लेन प्रिम्स टेक्निक, तो एल्गोरिदम के साथ प्रिम्स टेक्निक को इंट्रोड्यूस कर दो, पहले उसकी कहानी लिख दो एक पैराग्राफ फॉर्म में कि प्रिम्स टेक्निक कहती क्या है, देन गो फॉर द एल्गोरिदम स्ट्रेट अवे फॉर 5 मार्क्स। लेकिन इफ सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 10 मार्क्स, बच्चे देखो 10 मार्क्स में भले उसने एल्गोरिदम पूछ लिया, एल्गोरिदम पे आप खत्म नहीं कर सकते, 10 मार्क्स को जस्टिफाई नहीं करेगा। You have to write the introduction as well as example and algorithm. ये अपने दिमाग में बांध लो कि 10 नंबर में मैंने एल्गोरिदम और एग्जाम्पल दोनों लिखने हैं, ठीक है। लेकिन ओके मैम। अगर आपको 5 मार्क्स का है तो क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़ो, वो क्या पूछ रहा है। अगर आपको एल्गोरिदम पूछ रहा है तो एल्गोरिदम पे ही फोकस कर दो इंट्रोडक्शन के साथ। अगर उसने एग्जाम्पल पूछी है, अगर कुछ भी नहीं पूछा तो तुम एल्गोरिदम एग्जाम्पल में से जो मर्जी लिख दो, जैसे सीधा लिख दे एक्सप्लेन प्रिम्स टेक्निक, तो उसने प्रिम की टेक्निक पूछी, एग्जांपल से भी वो टेक्निक डिफाइन हो रही है, एल्गोरिदम से भी डिफाइन हो रही है, जो तुम्हें आसान लगता है उसको कर। लेकिन अगर क्वेश्चन की वर्डिंग में एग्जांपल लिखी है तो एग्जांपल का ही वो नंबर देगा, और अगर एल्गोरिदम लिखा तो एल्गोरिदम के ही वो नंबर देगा, ये आपको ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर? आप देखो ना आपके बुक के फर्स्ट पेज पे लिखा है फर्स्ट चैप्टर के 3 मार्क्स हैं। यस मैम। ऐसे ही सेकंड के 10 मार्क्स है, फिर थर्ड के 16, सबसे ज्यादा वेटेज जो है फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर की है 28 मार्क्स। मैं आपको कह रही हूँ डेट श्योर है बीएफएस या डीएफएस में से एक टॉपिक आएगा। अब ये दोनों ही सेम ही है लगभग, मुझे खुद नहीं पता वो क्या पूछ ले। टेक्निक्स है, एक टेक्निक ऐसे चलती है लेफ्ट टू राइट, एक राइट टू लेफ्ट चलती है, बस इतना फर्क है, ऐसे काम दोनों का सेम है। ओके मैम। ठीक है, तो बाकी आपको ऑप्शंस बच्चे बहुत मिलते हैं, ऐसा कोई डरने की बात नहीं, बट स्टिल तैयारी रखनी पड़ेगी। बेसिक से थ्योरी क्वेश्चन अभी मैंने आपको पेपर में डाले, एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ो, सिंपल डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक क्या कहती है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या कहती है, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, सारे एल्गोरिदम नहीं उसने डाल देने, ठीक है। कुछ टर्म फॉर्म में हो सकता प्रिम टेक्निक वो टर्म फॉर्म में पूछ ले ना, तो मैं पूरी टेक्निक पूछे, तो उसको एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख जाओ प्रिम टेक्निक कहती क्या है। नेक्स्ट, ठीक है। अब क्या था, हमने क्या करना है, एक लिस्ट बतानी है containing all the vertices that we have discovered but not yet processed, क्योंकि डिस्कवर वाले वर्टिसेस को हम धीरे धीरे इंक्लूड करेंगे लिस्ट में, जो जिन पे पहुंचे नहीं उनके लिस्ट में अभी थोड़ा ना आएंगे जब तक पहुंचेंगे नहीं। अब जैसे मान लो मैंने रोल नंबर 1 आदर्श को बुलाया है, तो आदर्श क्या होगा, डिस्कवर स्टेट में चला गया। आदर्श कहता है कि मैं 2 बच्चों को और बुलाता हूँ, जैसे हम कल एपीएफ फॉर्म के लिए बुला रहे हैं, मान लो कपिल और जगदीप को बुला रहा है, देन दे विल बी कवर्ड इन डिस्कवर्ड स्टेट। आदर्श ने मेरे को एपीएफ दे दिया, अब आया कपिल, तू किस किस का लाया है, ठीक है, वो डिस्कवर्ड में आ गया। उसको जब मैंने उससे काम करवा लिया तो वो प्रोसेस स्टेट में वो भी निकल गया अपनी लाइन से बाहर, फिर जगदीप पे आई, एंड ऐसे सो ऑन अंटिल द होल क्लास इज कवर्ड। डिस्कवर्ड मतलब जब हम उस एलिमेंट पे हैं, प्रोसेस का मतलब जब उस एलिमेंट से हम काम करवा चुके हैं जो भी करवाना है हमने, क्योंकि ट्रैवर्सिंग में कोई भी काम हो सकता है। ट्रैवर्सिंग कंटेन्स अ लॉट ऑफ जॉब्स, लॉट ऑफ टास्क जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रिंटिंग हो सकता है, समिंग अप हो सकता है, अपडेटिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टू प्रोसेस अ वर्टेक्स वी मस्ट इवेल्युएट ईच एज गोइंग आउट ऑफ इट, उस वर्टेक्स से कौन से एज बाहर जा रहे हैं, क्योंकि वो हमें रास्ता बता रहा आगे का ग्राफ में बढ़ने के लिए। If an edge goes to a undiscovered vertex, we mark it discover. Undiscover वाले को इंक्लूड कर सकते हैं लिस्ट में, उसको डिस्कवर में ले आएंगे, लेकिन अगर वो ऑलरेडी डिस्कवर्ड था तो उसको लीव आउट करेंगे, या प्रोसेस था। अगर एक वर्टेक्स ऑलरेडी जैसे ए है मान लो, अगर मैं ई से बात कर रही हूँ, अगर ए ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है तो ई से मैं ए को डिस्कवर दोबारा नहीं करूंगी, अगर ई पे हूं अभी राइट नाउ, चाहे वो ए डिस्कवर्ड स्टेट में है चाहे वो प्रोसेस स्टेट में है, दोनों बारी एग्जम्प्ट होगा, ठीक है। ये आप कल ये जब देखोगे ना बीएफएस, इट वुड बी मोर क्लियर।
This means whenever vertex is processed, its adjacent nodes are checked. जब वो प्रोसेस हो जाएगा उसके adjacent nodes को चेक करना शुरू करेंगे, ठीक है? If any adjacent vertices which is not yet discovered or processed is found, it is changed to discovered state. जो तो ना डिस्कवर हुए हो ना प्रोसेस हुए हो, यानी कि अनडिस्कवर्ड हो, उनको डिस्कवर किया जाएगा पहले, ठीक है? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऐसा टॉपिक आएगा ना, ये जस्ट टॉपिक है टू हेल्प आउट टू सॉल्व दीज टू टेक्निक्स, बीएफएस एंड डीएफएस. इसमें ये अनडिस्कवर्ड डिस्कवर्ड वर्ड्स यूज होंगे, प्रोसेस्ड वर्ड्स यूज होंगे. ये देखो, अनडिस्कवर्ड से स्टेटस डिस्कवर्ड कर देंगे, इसका प्रोसेस्ड कर देंगे, ये सारे ऐसे होंगे, ठीक है? ये टर्म सिर्फ 3 यूज हो रही हैं. अब ये 2 तरीके से इंप्लीमेंट हो सकती हैं. ऐसे जब हम अनडिस्कवर्ड को डिस्कवर्ड में लेके जा रहे हैं, उसको उसके बाद प्रोसेस कर रहे हैं, उसके तरीके 2 हैं. एक बाय यूजिंग क्यूज, हम ये काम कर सकते हैं. एक बाय यूजिंग स्टैक. अगर बाय यूजिंग क्यू इंप्लीमेंट कर रहे हैं द सेम टास्क of changing the state from undiscovered to discovered to processed state, that is termed as breadth first traversal. And if we are doing the same technique with the help of stack, that is changing the state of the nodes from undiscovered to discovered to processed, using stack we say it is termed as depth first traversal. That is only difference. क्यू में क्या होता है, जो नोड पहले आता है वही नोड पहले जाएगा, यानी कि जो वर्टेक्स पहले आएगा वही बाहर जाएगा. स्टैक में क्या होता है, जो लास्ट में आया वो पहले बाहर जाएगा. बैक ट्रैकिंग. क्लियर? काम वही करना है. अनडिस्कवर्ड से डिस्कवर्ड से प्रोसेस स्टेट में लेके जाना है. वॉल नोड्स दोनों ने यही काम करना है. ब्रेथ फर्स्ट सर्च ने भी और डेप्थ फर्स्ट सर्च ने भी. ब्रेथ फर्स्ट ने बस क्यू की हेल्प से ये काम करना है और उसने स्टैक की हेल्प से काम करना है. क्लियर? इसको एक बार पढ़ना. अगर फिर भी नहीं क्लियर हुआ, वी विल बी कंटिन्यूइंग द सेम टॉपिक टुमारो, देन आई विल बी गोइंग टू ब्रेथ फर्स्ट सर्च. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में जरूर दोनों में से एक आएगा. ये पेट क्वेश्चन है, बीटेक में भी जरूर आता है, ये डिप्लोमा में जरूर आएगा. इसके ऊपर मैं फिक्स्ड हूं, मतलब मुझे पता है ये 2 में से प्रायोरिटी एक की है और 50-50 चांसेस हैं दोनों में. ठीक है क्लास, आज के लिए इतना सफिशिएंट है. इतना पढ़ो. 4 को पेज मैंने करवाए, दोबारा से देखो डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसके 2 हमारे एसेंशियल फीचर्स क्या है, डायनेमिक